हेलो स्टूडेंट्स, रोज की तरह आज भी सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन होगा। पिछले सेशन में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था होमवर्क करने के लिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। दो ब्लॉक्स हैं, इस वाले ब्लॉक का मास है m1, इस वाले ब्लॉक का मास है m2। दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है एक तो वो हमें फाइंड करना है, और तीन यहाँ पे रस्सियां हैं। एक रस्सी ये दिख रही है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो तीन रस्सियों का टेंशन फाइंड करना है। ये जो पुली है ये छत पे लटक रही है, मूव नहीं करेगी, तो ये मासूम पुली है। ये वाली जो पुली है ये ब्लॉक के साथ अटैच है, तो ये पुली और ये ब्लॉक, इसको हम एक ही चीज मान सकते हैं। तो पुली और ब्लॉक को हम एक ही चीज मान सकते हैं। तो ये पुली और ब्लॉक मिलकर एक बॉडी की तरह काम करेंगे। तो ये भी मासूम पुली है, ये वाली। ये पुली ना तो रुकी है और ना ही ये किसी ब्लॉक के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये शैतान पुली है। शैतान पुली का मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो अलग होगा, उसकी अलग वैल्यू होगी। और उसी तरह ये जो पुली है ये भी ना तो किसी ब्लॉक के साथ डायरेक्टली अटैच हो रही है ना रुकी हुई है, तो ये भी शैतान पुली है। इसका एक्सेलरेशन बाकी की दोनों पुली से अलग होगा। ओके, तो मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a1, और जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो मान लेते हैं कि दूसरा वाला ब्लॉक सपोज ऊपर एक्सेलरेट होने लगता है, एक्सेलरेशन a2। एक्सेलरेशन को आप चाहे तो नीचे मानो चाहे तो ऊपर मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो शैतान पुली है, इस शैतान पुली का एक्सेलरेशन हम नीचे की तरफ मान लेते हैं a3, और ये वाली जो शैतान पुली है इसका एक्सेलरेशन हम नीचे की तरफ मान लेते हैं a4। किसी भी एक्सेलरेशन को आप चाहे तो नीचे मान लो चाहे तो ऊपर मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने गलत डायरेक्शन माना होगा किसी भी एक्सेलरेशन का, तो जब हम FBD की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव जब वैल्यू आएगी तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि जो डायरेक्शन हमने FBD में शो किया है रियल लाइफ में उससे उल्टा डायरेक्शन हो रहा है। तो अगर हमने गलत डायरेक्शन मान लिया है तो आंसर देखकर हमें पता चल जाएगा कि सही डायरेक्शन क्या है। आंसर नेगेटिव आया मतलब जो डायरेक्शन हमने माना है रियल लाइफ में उससे उल्टा डायरेक्शन एक्सेलरेशन का हो रहा है। बस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक्सेलरेशन को नीचे के डायरेक्शन में मान लिया है कि ऊपर के डायरेक्शन में मान लिया है। तो आप जैसा चाहें वैसा मान सकते हैं। अब ये जो रस्सी है, इस रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होगा, और मैं टेंशन को लिख रहा हूं T1। तो यहां भी T1, यहां भी T1 और यहां भी T1। तो पूरी की पूरी ये जो रस्सी है, इस पूरी रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होगा। रस्सी बदली, टेंशन बदला, अब ये T2 हो गया। रस्सी फिर से बदली, टेंशन भी फिर से बदला, अब ये T3 हो गया। ये जो M1 ब्लॉक है उसका वेट हम मान लेते हैं M1G, और ये जो M2 ब्लॉक है उसका वेट हम मान लेते हैं M2G। तो FBD जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर दीजिए। तो जितने भी फोर्सेस थे मैंने सारे फोर्सेस को FBD में ड्रॉ कर दिया। तीनों रस्सियों का टेंशन ड्रॉ हो चुका है, और जितने भी ये पुली है, पुली का एक्सेलरेशन और ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमने ड्रॉ कर लिया है। दोनों ब्लॉक्स का मैंने वेट ड्रॉ कर दिया है, और कोई फोर्स यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो जितने भी फोर्सेस हैं सारे फोर्सेस को हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम एक एक बॉडी की FBD बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो M1 हमारा ब्लॉक है इसकी FBD में बनाने जा रहा हूं। तो आप लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। FBD ऑफ M1, तो जो M1 ब्लॉक है उसकी FBD बना रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि M1 ब्लॉक पर टोटल 3 फोर्स लगे हुए हैं। 3 फोर्स हैं जो लगे हुए हैं। एक तो ये M1G लग रहा है नीचे की तरफ। ये जो T1 टेंशन है, T1 टेंशन को हमने डबल एरो बनाया है। डबल एरो में ये जो अपवर्ड एरो है, ये वाला, ये जो अपवर्ड एरो है
ये जाके इस पुली पे अप्लाई हो रहा है, और पुली और ब्लॉक को हमने एक ही बॉडी माना है, इकट्ठा माना है। तो अगर पुली पे जाके अप्लाई हो रहा है मतलब ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है। उसी तरह दूसरी तरफ जो ये T1 का अपवर्ड एरो है, ये वाला जो एरो है ये जाके पुली पे अप्लाई हो रहा है। तो ये जो हमारा M1 ब्लॉक है, इस M1 ब्लॉक पर एक तो डाउनवर्ड M1G लग रहा है और एक अपवर्ड ये T1 दोनों तरफ लग रहा है। तो मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूं, M1G पॉजिटिव हो गया, T1 दो बार है, 2T1 ऊपर की तरफ नेगेटिव हो गया, ऊपर की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ पॉजिटिव, ये हो गया टोटल फोर्स, एंड टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक, अब ये जो M2 ब्लॉक है उसकी बात करते हैं, उसकी FBD बनाते हैं। FBD ऑफ M2, आंखों से देखोगे तो सब कुछ दिखेगा, दिमाग की कोई जरूरत ही नहीं। तो दिमाग उठा के साइड में रख दो, देखो कि कौन कौन से फोर्स M2 पे लग रहे हैं। तो M2 पर एक तो M2 का वेट है, और एक ये जो T3 टेंशन है, इस T3 टेंशन का अपवर्ड वाला एरो है। तो M2 ब्लॉक के लिए हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। आप चाहे तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, चाहे नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो T3 इज पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन M2G नेगेटिव, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन बन चुकी है 2, और ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई है, इन दोनों इक्वेशंस में अननोन T1 A1, T3 A2। तो इक्वेशन हमने बना रखी है 2, लेकिन अननोन आ चुके हैं 4। अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है, अननोन्स ज्यादा है, इक्वेशन कम है, अभी ये सॉल्वेबल स्टेज में नहीं पहुंचा। तो चलिए और इक्वेशंस बनाते हैं। अब हम बनाएंगे शैतान पुली की FBD। तो ये जो पुली है, इस वाली पुली को हम कह देते हैं पुली 1, और इस पुली का नाम हम रख लेते हैं पुली 2। ये नाम मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि जब मैं बोलूं पुली 1 तो आपको समझ में आए कि हम किस पुली की बात कर रहे हैं। आप चाहे तो ऊपर वाली पुली का नाम पुली 1 और नीचे वाली पुली का नाम पुली 2 रख सकते हो, नाम ही रखना है, उसमें नाम रखने का कोई रूल नहीं होता कि यही नाम होना चाहिए, ऐसा तो कोई रूल नहीं होता। आपका जो भी नाम रखा है आपके मम्मी पापा ने, किसी रूल के हिसाब से थोड़ी रखा है, नाम तो जो अच्छा लगता है वो नाम रख दिया जाता है। तो ऊपर वाली जो पुली है उसको पुली 1 कह दे रहे हैं, नीचे वाली पुली को पुली 2 कह दे रहे हैं। पुली 1 पर देखो टोटल 3 फोर्स लगेंगे। एक ये T1 टेंशन का अपवर्ड एरो, ये वाला जो एरो है ये पुली 1 पे लगा है, और ये जो T2 टेंशन के डाउनवर्ड एरो है, ये दोनों एरो पुली 1 पे जाए। तो पुली 1 पर टोटल फोर्स को 0 होना चाहिए, और टोटल फोर्स 0 होने के लिए जितना फोर्स ऊपर है उतना फोर्स नीचे होना पड़ेगा। ऊपर वाला फोर्स T1 है, FBD ऑफ पुली 1। तो ऊपर वाला फोर्स T1 और नीचे वाला फोर्स 2T2, और ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स आपस में बराबर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और फाइनली ये जो हमारी पुली 2 है, FBD ऑफ पुली 2, तो पुली 2 की जो FBD है उसमें ऊपर वाला फोर्स T2 और नीचे वाले ये T3 के डाउनवर्ड एरो। तो ऊपर का फोर्स T2, नीचे का फोर्स T3 दो बार, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, ऊपर नीचे के फोर्स बराबर होने चाहिए, टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। टोटल फोर्स 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम मानेंगे कि जो पुली है वो आइडियल है, आइडियल पुली मासलेस होती है, मासलेस पर टोटल फोर्स 0 होता है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। अब इक्वेशन बन चुकी है 4। अननोन देखें, T1 को तो हम काउंट कर चुके हैं, T2 पहले नहीं आया था, तो T2 एक नया अननोन आया है। T2 हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में काउंट हो गया है, T3 यहाँ काउंट हो गया। तो 1 2 3 4 5 अननोन हो गए। तो अननोन हो चुके हैं 5, जबकि इक्वेशन हमारे पास बनी है 4।
तो अभी भी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि अननोन्स ज्यादा है, इक्वेशंस कम है, तो स्टिल दिस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्वेबल। तो अब हम और इक्वेशंस बनाएंगे, और इक्वेशंस कैसे बनेंगी सबको पता है, स्ट्रिंग वाली इक्वेशंस, मतलब जो एक्सेलरेशन है उनका आपस में रिलेशन हम बनाएंगे। तो ये जो स्ट्रिंग नजर आ रही है, इन स्ट्रिंग्स की इक्वेशन बनाएंगे। मैं सिखा चुका हूं कि कैसे बनाई जाती है, लेकिन अभी मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छा सा डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना के ये जो 4 इक्वेशन मैंने समझाई है, इन 4 इक्वेशंस को फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में बिना देखे नोट करो। फिर मैं स्ट्रिंग वाली इक्वेशंस बना के दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग वीडियो पॉज करके इतनी चीज को फेयर कॉपी पे जल्दी जल्दी नोट कर डालो। चलिए, तो इक्वेशंस को मैं इकट्ठा करके फिलहाल लिख दे रहा हूं। जो हमारी पहली इक्वेशन थी, दैट इज दिस m1g minus 2t1 is m1a1. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है t3 minus m2g, दैट इज m2a2, ये दूसरी इक्वेशन। पुली 1 की एफपीडी t1 is 2t2, ये तीसरी इक्वेशन, एंड t2 is 2t3, ये चौथी इक्वेशन। तो हमारे पास अब हो चुकी है टोटल 4 इक्वेशन, लेकिन ये जो 4 इक्वेशन है इसमें अननोन्स की संख्या 5 है, अननोन्स ज्यादा है, इक्वेशन कम है, अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है नहीं। तो अब हम रस्सियों की इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। सारा का सारा ध्यान ये T1 टेंशन वाली रस्सी पे लगा दो, और कहीं ध्यान मत देना, सारा ध्यान ये T1 टेंशन वाली रस्सी पे रखो। T1 टेंशन वाली रस्सी कौन कौन सी बॉडी पे टच हो रही है? एक इस पुली पे टच हो रही है, एक इस पुली पे टच हो रही है, बस, और एक यहाँ पे टच हो रही है, पुली नंबर 1 पे। तो ये जो हमारी T1 टेंशन वाली रस्सी है, ये रस्सी इस पुली पे टच होती है, इस पुली पे टच होती है, और इस पे टच होती है, ठीक है। ये वाली पुली तो रुकी हुई है, मूवमेंट नहीं कर रही, तो मूवमेंट सिर्फ इन दोनों पुली का हो रहा है। इस पुली को हमने नीचे उतरता हुआ माना है, और जब ये जो पुली है ये नीचे उतरेगी, तो ये जो रस्सी है वो लंबी होगी एक बार, एक बार, एक बार, जी हाँ। तो ये जो पुली है, जब ये पुली नीचे उतरेगी तो ये जो रस्सी है वो एक बार लंबी होगी। तो A4 एक्सेलरेशन रस्सी को एक बार लंबा करता है, और ये पुली भी हमने नीचे उतरता हुआ माना, इस वाली पुली को भी हमने नीचे आता हुआ माना। तो जब ये पुली नीचे आएगी तो ये रस्सी के ये दोनों हिस्से भी लंबे होंगे, तो मतलब A1 एक्सेलरेशन 2 बार रस्सी को लंबा करता है। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, A4 एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को लंबा कर रहा है, A1 एक्सेलरेशन 2 बार रस्सी को लंबा कर रहा है, लेकिन ओवरऑल रस्सी ना तो लंबी होनी है ना छोटी, तो ओवरऑल दिस इज 0, एंड दैट बिकम्स इक्वेशन नंबर 5। तो ये 5वीं इक्वेशन बन गई। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये T1 टेंशन वाली रस्सी के लिए बनाई है। अब चलते हैं ये T2 टेंशन वाली रस्सी की बात करते हैं। सारा ध्यान इस T2 टेंशन वाली रस्सी पे लगा दो, और कहीं ध्यान मत दो, सारा ध्यान इस T2 टेंशन वाली रस्सी पे लगा दो। मूवमेंट कहाँ हो रहा है? एक तो ये पुली मूव कर रही है, एक ये पुली, बस T2 टेंशन वाली रस्सी के कांटेक्ट में सिर्फ 2 मूवमेंट हो रहे हैं, पुली नंबर 1 का मूवमेंट और पुली नंबर 2 का मूवमेंट। पुली नंबर 1 जो है, पुली नंबर 1 जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, तो रस्सी को 2 बार छोटा करेगी। पुली नंबर 2 जो है इसको भी हमने डाउनवर्ड माना है, तो रस्सी को 1 बार लंबा करेगी। तो A3 एक्सेलरेशन रस्सी को 1 बार लंबा करेगा, A3 एक्सेलरेशन रस्सी को 1 बार लंबा करेगा,
और पुली नंबर 1 डाउनवर्ड जा रही है तो रस्सी 2 बार छोटी हो रही है। A4 एक्सेलरेशन 2 बार रस्सी को छोटा करेगा, A4 2 बार छोटा करेगा, ओवरऑल दैट इज 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हम चलते हैं T3 टेंशन वाली रस्सी के लिए। अब T3 टेंशन वाली रस्सी में भी मूवमेंट सिर्फ 2 प्लेसेस पर है, एक तो ये ब्लॉक और एक ये पुली। ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो रस्सी एक बार छोटी हो रही है। A2 एक्सेलरेशन रस्सी को एक बार छोटा करता है, तो A2 एक्सेलरेशन एक बार छोटा करता है तो माइनस। तो ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा, रस्सी को एक बार छोटा करेगा। सारा ध्यान आपको इस रस्सी पे लगाना है और कहीं नहीं देखना है। ये जो T3 टेंशन की रस्सी है सिर्फ उसको देखो। तो जब ये ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी को एक बार छोटा करेगा। A2 एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को छोटा करता है। अब ये पुली देखो, पुली को हमने नीचे जाता हुआ माना है तो रस्सी को दो तरफ से ये छोटा कर रही है पुली। A3 एक्सेलरेशन 2 बार रस्सी को छोटा करेगा, तो A3 एक्सेलरेशन 2 बार रस्सी को छोटा करेगा, ओवरऑल दैट इज 0। तो ये इक्वेशन नंबर 7 हो चुकी है। तो अब हमारे पास टोटल इक्वेशन हो चुकी है 7, और इन 7 इक्वेशन में अननोन कौन कौन है? T1 अननोन, A1, A2, T3, T2। 5 तो पहली 4 इक्वेशन में है। A1 काउंट हो चुका है, A4 एक नया अननोन है, A3 एक नया अननोन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इक्वेशंस भी 7 और अननोन्स भी है 7। नाउ दिस इज अ कंप्लीटली सॉल्वेबल प्रॉब्लम। आप ये 7 इक्वेशंस सॉल्व करेंगे तो 7 के सातों अननोन्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करके मैं नहीं दिखाऊंगा, इक्वेशन सॉल्व करना मेरे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ ये समझाऊंगा कि इक्वेशन को बनाया कैसे जा रहा है। इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है वो मैथमेटिक्स का काम है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करना आता है। आप लोग खुद से इन इक्वेशंस को सॉल्व करके 7 के 7 अननोन्स जो नजर आ रहे हैं, इन 7 इक्वेशंस के अंदर 7 अननोन्स हैं। 7 अननोन्स की वैल्यू इन 7 इक्वेशंस को सॉल्व करने से आपको मिल जाएगी। तो वीडियो पॉज करके फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में बिना देखे सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। फिर मैं ऐसा ही एक और प्रॉब्लम आज फिर होमवर्क के लिए आपको देने जा रहा हूं। पहले ये वाला सॉल्यूशन फेयर कॉपी पे वीडियो पॉज करके नोट करो फटाफट। ऑलराइट, तो ये है आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने। 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टेबल के ऊपर ये बड़ा वाला ब्लॉक रखा है और ये जो टेबल है ये स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है इसमें। 2 रस्सियां हैं, एक रस्सी देखो ये है और एक रस्सी देखो ये है। दोनों रस्सियों का टेंशन बताना है। एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, टेंशन इन ईच स्प्रिंग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो आप कैसे करोगे? मान लेना कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन A1 है, ये वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, एक्सेलरेशन A2 है, ऐसा मान लेना। ये वाली पुली तो देखो मासूम है, टेबल पे लगी हुई है, मूव नहीं करेगी, मासूम है। लेकिन ये पुली शैतान है, तो शैतान पुली को मान लेते हैं नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन A3। ये जो रस्सी है इसका टेंशन T1 मान सकते हो, और ये जो रस्सी है उसका टेंशन आप लोग T2 मान लेना। बस हो जाएगा काम। तो कितने अननोन्स हैं? 2 टेंशन है और 3 एक्सेलरेशन है। टोटल 5 अननोन है, और 5 अननोन है तो 5 इक्वेशंस बनाओगे, 5 अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगले सेशन में मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। फिलहाल वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। दैट इज द होमवर्क प्रॉब्लम फॉर टुडे। जल्दी से नोट करो। Alright, this was also a homework problem in the previous session. ये जो प्रॉब्लम है ये फ्रिक्शन पर बेस्ड है, और इस प्रॉब्लम में एक ये ब्लॉक है
वो हॉरिजॉन्टल जमीन पे रखा है और जमीन रफ है, रफ मतलब जमीन पे फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो ये जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है और इस ब्लॉक को हम खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉक को खिसकाने के लिए हम एक फोर्स इस पर लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल ऊपर, तो ये जो फोर्स है ये ब्लॉक को पुल करेगा, तो इट्स अ पुलिंग फोर्स। हमने इससे पिछला प्रॉब्लम किया था पिछले सेशन में, और पिछले प्रॉब्लम में हमने जो फोर्स लगाया था वो इस तरह से लगाया था, ऐसे। इसको कहते हैं पुशिंग फोर्स, पुश कर रहे थे हम ब्लॉक को। लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क दिया था, इस प्रॉब्लम में हम पुश नहीं कर रहे, पुल कर रहे हैं। तो बताना है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि ये जो ब्लॉक है ये खिसकना स्टार्ट कर दे, स्लिप होना स्टार्ट कर दे। मिनिमम कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। चलिए, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो एफबीडी बनाएंगे ब्लॉक की, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पर। तो चलो देखो, साफ साफ दिख रहा है। एक तो ब्लॉक का वेट तो लगेगा ही, mg, ब्लॉक का वेट तो होगा ही होगा। तो वी हैव द वेट ऑफ द ब्लॉक। जमीन से इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा n, और जब हम पुल करेंगे तो ये ब्लॉक आगे की तरफ राइट साइड में फिसलने की कोशिश करेगा, और जब ये ब्लॉक फिसलने की कोशिश करेगा तो इस पर पीछे की तरफ जमीन से लगेगा फ्रिक्शन। जब तक ब्लॉक फिसलना शुरू नहीं कर दे तब तक फ्रिक्शन स्टैटिक, फिसलना शुरू कर दिया उसके बाद फ्रिक्शन काइनेटिक। और ये जो हमारा फोर्स है हम इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं, ये F cos अल्फा हो गया और ऊपर की तरफ हो गया F sin अल्फा। आई होप कि इतना तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम इक्वेशन बना डालते हैं। तो जब तक ब्लॉक फिसल नहीं रहा है तब तक, इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट, अगर ब्लॉक रुका है तो F cos अल्फा फ्रिक्शन से बैलेंस होगा और ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेंगे। रुका हुआ है मतलब सारे फोर्स बैलेंस हैं। राइट वाला लेफ्ट वाले को बैलेंस कर रहा है, अपवर्ड वाला डाउनवर्ड वाले को बैलेंस कर रहा है। अपवर्ड फोर्स एक नॉर्मल रिएक्शन, एक F sin अल्फा, तो नॉर्मल रिएक्शन F sin अल्फा, ये दोनों मिलकर डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेंगे mg को, और यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं mg माइनस F sin अल्फा। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। तो ऊपर वाले फोर्सेस ने नीचे वाले फोर्स को बैलेंस किया, ये एक चीज हो गई। राइट वाले फोर्स ने लेफ्ट वाले फोर्स को बैलेंस किया, तो फ्रिक्शन ने F cos अल्फा को बैलेंस किया, ये दूसरी चीज होगी। अब कई बार बता चुका हूं, ये कौन है? ये फ्रिक्शन नहीं है, ये है इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट, तब इतना फ्रिक्शन होगा। मतलब इतना फ्रिक्शन चाहिए ब्लॉक को रोकने के लिए। तो दिस इज रिक्वायर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। ब्लॉक को रोकने के लिए इस फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब हम लगाते हैं कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। तो फॉर नो स्लिपिंग, अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक स्लिप ना करे तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन F cos अल्फा, मैक्सिमम फ्रिक्शन μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, F cos अल्फा μs इनटू mg माइनस F sin अल्फा। ये जो F वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो F कॉमन हो जाएगा,
कॉस अल्फा, ये माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस बनेगा, म्यू एस इंटू साइन अल्फा लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी। और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा राइट हैंड साइड पर। ये आ जाएगी फोर्स की वैल्यू फॉर नो स्लिपिंग, मतलब जब तक आपका फोर्स छोटा है उस वैल्यू से तब तक ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। क्वेश्चन में लिखा था स्लिप करवाना है, तो स्लिप करवाना है तो फोर्स को थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा है, तो आप लोग वीडियो पॉज करो और जितना सोल्यूशन मैंने कर दिया है उतना पहले फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में नोट करो। कोशिश करना फेयर कॉपी पे नोट करते समय आपको बोर्ड से देखने की जरूरत कम से कम पड़े। तो वीडियो पॉज करो, जल्दी से सोल्यूशन यहां तक नोट करो जहां तक मैंने समझा दिया। ओके, तो फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा। तो यहां से हमने फोर्स की वैल्यू निकाली है, ये ब्रैकेट वाले टर्म को डिनोमिनेटर में भेज दिया राइट हैंड साइड पर। तो अगर आपके फोर्स की वैल्यू, ये जो फोर्स आपने लगाया, अगर इस फोर्स की वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है या बराबर है तब तक ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। ये नो स्लिपिंग कंडीशन है। अगर स्लिप करवाना है तो जो फोर्स चाहिए फिर इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा। तो अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक आपका स्लिप हो जाए, स्लिपिंग शुरू हो जाए, तो स्लिपिंग को शुरू करने के लिए जो फोर्स हम लगाएंगे वो इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। एंड हमसे पूछा गया था मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स के लिए हम इसी को रिपोर्ट करेंगे आंसर को। एक्चुअली इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, लेकिन बिल्कुल जरा सी बड़ी वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम फोर्स बताओ, तो हमारी मजबूरी है कि हमको इसी को आंसर में रिपोर्ट करना पड़ेगा। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक इज, फोर्स की मिनिमम वैल्यू जो ब्लॉक को खिसकाने के लिए चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू हम इसी को रिपोर्ट करेंगे, म्यू एस एम जी अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा। तो आई होप सारे बच्चों को सोल्यूशन अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। वैसे ज्यादातर बच्चों ने अपने आप से ही क्वेश्चन को कर ही लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हैं, तो बताने वाली कोई चीज इसमें कोई नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके पहले 5 बार मैं यही प्रोसीजर समझा चुका हूं। तो जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन और मेरे सोल्यूशन को मैच कर लो, देख लो आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपनी गलती को समझने की कोशिश करो, गलती कहाँ हो गई आपसे, कोशिश करना जो गलती हुई वो फिर आपसे दोबारा ना होने पाए। फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में पूरा सोल्यूशन जरूर नोट करना है। जल्दी से फेयर कॉपी पे नोट करो वीडियो पॉज करके, फिर मैं एक अगला प्रॉब्लम होमवर्क के लिए देने जा रहा हूं। पहले इसको नोट करो फटाफट। ओके, ये है आज का होमवर्क। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ब्लॉक इज स्लिपिंग, तो ब्लॉक स्लिप हो रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिए, स्लिप हो रहा है तो मतलब अब जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक नहीं है, वो काइनेटिक है।
और मैं आप लोगों को याद दिला दूं, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होती। अगर आपको याद है, मैंने ये सारी बातें पढ़ाई हुई हैं, फ्रिक्शन पढ़ाते समय बताया था ना, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो एक ब्लॉक है वो स्लिप हो रहा है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। डायग्राम बना देता हूं। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सरफेस रफ है, और इस सरफेस के ऊपर एक ये ब्लॉक है, ये स्लिप कर रहा है। स्लिप कर रहा है मतलब इसमें वेलोसिटी है, इट इज स्लिपिंग ऑलरेडी। और जब ये स्लिप करेगा तो उल्टे डायरेक्शन में इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जब उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये स्लो पड़ने लगेगा, स्लो डाउन होने लगेगा, मतलब इसमें एक रिटार्डेशन पैदा होगा। तो वही क्वेश्चन में दिया है, ब्लॉक इज स्लिपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद डेसिलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डेसिलरेशन इसका दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जिस डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है उससे उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को डेसिलरेशन कहा जाता है। तो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो ब्लॉक है, बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, तो ये जो हमारा ब्लॉक है और ये जो सरफेस है, इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये होमवर्क है, बेहद आसान प्रॉब्लम है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करके लाते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये प्रॉब्लम टोटल 1 मिनट का है, 1 मिनट में हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम मैं आज दे रहा हूं होमवर्क के लिए। जल्दी से वीडियो पॉज करके होमवर्क क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगले सेशन में मैं सोल्यूशन बताऊंगा, आप लोग मैच करना कितने बच्चों ने सही किया। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। ऑलराइट, पिछले सेशन में मैंने पढ़ाना शुरू किया था नया चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर, और पिछले सेशन में मैंने आपको वर्क के बारे में समझाया था। पहली चीज मैंने ये बताई थी कि जब भी आप वर्क का नाम लेते हो, आपको तुरंत ये बताना है कि वर्क कौन से फोर्स की वजह से आप बता रहे हो। बॉडी है अगर कोई, उस बॉडी पर एक वक्त में बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हो सकते हैं। उन बहुत सारे फोर्सेस में आप जो वर्क कह रहे हो वो वर्क कौन से वाले फोर्स का है। और अगर टोटल वर्क बता रहे हो तो भी क्लियरली कहना पड़ेगा कि टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। मतलब जब भी आप वर्क का नाम ले रहे हो, आपको अपनी आदत बनानी है कि वर्क के तुरंत बाद ये बताना है कि वर्क बाय कौन सा फोर्स, कौन से फोर्स का आपने ये वर्क बताया, ये तुरंत मेंशन करना है। तो ये आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा आलस करते हैं, फोर्स मेंशन नहीं करते हैं, और इस थोड़े से आलस की वजह से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनमें जाके अटक जाते हैं। तो मेरी एडवाइस है सभी स्टूडेंट्स को कि जब भी वर्क का नाम आए, तुरंत उसके आगे ये मेंशन करने की आदत बनाओ कि जो वर्क है वो कौन से फोर्स का है। अभी हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं, और डेफिनेशन में तो कोई भी फोर्स हो सकता है, तो इसलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है वर्क डन बाय अ फोर्स। अ मतलब एनी फोर्स। तो क्योंकि मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, तो डेफिनेशन तो किसी भी फोर्स के लिए लिखी जा रही है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है अ फोर्स। तो जो वर्क डन होता है बाय अ फोर्स, किसी फोर्स का जो वर्क होता है इन एन इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक बिल्कुल छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए किसी फोर्स का जो वर्क होता है, दैट वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड द इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ force vector and the infinite simally small displacement vector। तो बिल्कुल नन्हे से डिस्प्लेसमेंट के लिए
बिल्कुल छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इनफाइनाइट साइमली स्मॉल जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए किसी फोर्स का जो वर्क है उसकी डेफिनेशन होती है वर्क फॉर एन इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स वेक्टर एंड द इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फोर्स डॉट dr डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो वी विल राइट फोर्स का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और ये जो थीटा है ये थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो फोर्स वेक्टर है और जो इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ही यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने पे उस एंगल का कोसाइन हम यहाँ पे लिखेंगे। सभी बच्चों को डॉट प्रोडक्ट के बारे में तो मालूम ही है, मुझे डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। तो जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल का कोसाइन, ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। तो अगर कोई फोर्स है, एक बार मैं फिर से बोलता हूं, जब भी वर्क का नाम लिया जाए उसके तुरंत बाद ये जरूर मेंशन करने की आदत बनाइए कौन से फोर्स का वर्क, इसको मेंशन करने की आदत बनानी पड़ेगी। हम लोग जल्दबाजी में वर्क तो कहते हैं लेकिन वर्क के बाद ये नहीं बोलते कि ये वर्क कौन से फोर्स का हो रहा है, ऐसा जल्दबाजी में करते हैं। थोड़ा बहुत आलस भी होता है कि इतना लंबा कौन बोले, वर्क डन बाय अ फोर्स, ऐसा कौन बोले, तो हम सीधे कहना शुरू कर देते हैं वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये जो थोड़ा सा हम आलस करते हैं कि वर्क के बाद हम फोर्स का नाम नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जबकि कहना क्या चाहिए इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कहना चाहिए, लेकिन लोग डिस्प्लेसमेंट ही कहते रहते हैं। बच्चे भी ऐसा कहते हैं, टीचर्स भी बहुत सारे हैं जो डिस्प्लेसमेंट ही वर्ड कहते हैं, जबकि प्रॉपर वर्ड है इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट। कितना छोटा? इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये दिया, पिछले सेशन में मैंने आपको समझाया था कि वैसे तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं डेल्टा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये मैं पिछले सेशन में समझा चुका हूं। तो डेल्टा यानी चेंज, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डेल्टा आर लिखा जाता है, लेकिन जब इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है तो इनफाइनाइट साइमली स्मॉल चेंज जब होता है तो डेल्टा की जगह डी लिखते हैं। तो अगर हम कभी डेल्टा लिखेंगे तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, लेकिन अगर हम कभी डी लिखेंगे तो डी का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल चेंज। तो डेल्टा मतलब चेंज, डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। तो अभी जो मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं वर्क की, ये डेफिनेशन इज फॉर अ इनफाइनाइट साइमली स्मॉल चेंज। बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क है ये, बड़े डिस्प्लेसमेंट का भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सबसे पहले आपको बिल्कुल छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क आपके सामने मैंने लिख के समझाया है। अगर बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो, कितना छोटा? इनफाइनाइट साइमली स्मॉल अगर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स F की वजह से जो वर्क होता है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स वेक्टर एंड द इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं जो मैं कह रहा हूं हर वर्ड को आप केयरफुली सुने और जब भी आप बोलें तो हर वर्ड को केयरफुली बोलें। फोर्स F की वजह से इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में होने वाला जो वर्क है दैट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड द इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं अक्सर ये कहता हूं फिजिक्स उन बच्चों की अच्छी होती है जो बिल्कुल सही सही बोलते हैं और उन बच्चों को फिजिक्स में परेशानी होती है जो केयरलेसली बोलते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो शब्दों को बड़े केयरफुली बोलना शुरू करें। तो जब भी आप वर्क कह रहे हैं वर्क के तुरंत बाद आपको कहना है बाय अ फोर्स F। कौन से फोर्स का वर्क है फोर्स का नाम लेकर बताना है। तो वर्क कहोगे उसके तुरंत बाद आप फोर्स का नाम लोगे। जैसे अगर फ्रिक्शन की वजह से वर्क है तो आपको कहना चाहिए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क हो रहा है तो आपको कहना चाहिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो जिस फोर्स की वजह से वर्क है उस फोर्स का नाम मेंशन करने की सारे बच्चों को आदत बनानी चाहिए। आज ही से पहले दिन से आप बिल्कुल सही सही बोलना शुरू करें। वर्क डन और उसके तुरंत बाद फोर्स का नाम लीजिए, कौन से फोर्स की वजह से वर्क डन। और डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो वर्क डन बाय अ फोर्स। हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं तो फोर्स तो कोई भी हो सकता है इसलिए मैंने लिखा अ फोर्स। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन में पता होगा कि फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, ग्रेविटी है, कौन सा फोर्स है पता होगा। तो यहां पे उस फोर्स का नाम बोला जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोलूंगा मैं क्वेश्चन लगाते समय, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बोलूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलूंगा। तो जब क्वेश्चन करूंगा तो मैं ये फोर्स का नाम लूंगा यहां पे, लेकिन अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। डेफिनेशन में कोई भी फोर्स हो सकता है इसलिए मैंने लिखा है अ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट नहीं, इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को dr लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा r लिखते हैं और जब इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो उसको dr लिखेंगे। और इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होता है इट इज F डॉट dr। और डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का कोसाइन। तो ये वर्क की डेफिनेशन है। पिछले सेशन में मैंने आपको ये समझाया था। अब आगे की बात समझो, ध्यान दो। ये जो वर्क है ये बिल्कुल छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क है, बिल्कुल इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है। तो ये जो मैंने लिखा है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में होने वाला वर्क बता रहा है। तो अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट है तो कितना वर्क होगा ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो पिछले सेशन में आपने ये पूरी बात को नोट कर लिया है अपनी कॉपी पे। अगर किसी बच्चे ने ना नोट किया हो पिछले सेशन में तो वीडियो पॉज करके अभी नोट कर सकते हो। मैं इसको इरेज करूंगा और आगे की चीज समझाने जा रहा हूं। ओके, तो आगे की चीज देखो। अब हम बात करते हैं टोटल वर्क बड़े डिस्प्लेसमेंट का। ये जो वर्क लिखा है ये इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स F की वजह से होने वाला वर्क है। शब्दों को ध्यान से सुनो।
इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स F की वजह से होने वाला वर्क है। इज दैट क्लियर? इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स F की वजह से होने वाला वर्क। अब अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, ये तो बिल्कुल छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क है, बड़े डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क होगा फोर्स F की वजह से? तो बड़े डिस्प्लेसमेंट के वर्क को मैं कहूंगा नेट वर्क। तो नेट वर्क डन बाय फोर्स F in displacement from initial position or initial to final position or final। तो जो नेट वर्क होता है, टोटल वर्क डन फोर्स F के कारण, टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेक्टर टू फाइनल पोजीशन। तो हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी को हमने शिफ्ट किया। शिफ्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट करवाया। काइनेमैटिक्स पढ़ाते समय मैंने सिखाया है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शिफ्ट। तो जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी को हमने एक डिस्प्लेसमेंट करवाया, और जब हमने डिस्प्लेसमेंट करवाया तो शुरू में बॉडी की पोजीशन ये थी, शुरुआत में कहीं तो होगी ना बॉडी, तो शुरुआत में बॉडी की ये पोजीशन है और एंड में हमारी बॉडी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गई। तो इनिशियल पोजीशन से शुरू होके फाइनल पोजीशन तक बॉडी को पहुंचाने के लिए जो नेट वर्क डन होगा वो कितना होगा, आइए देखते हैं। तो नेट वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज, बड़े आराम से समझना, टोटल वर्क। तो नेट वर्क W, और जो टोटल वर्क होगा वो इस छोटे वाले वर्क का इंटीग्रेशन। आप सभी जानते हो इंटीग्रेशन dx करते हैं तो x आता है, तो इंटीग्रेशन dw करोगे तो w आएगा। एंड व्हाट इज w? w इज टोटल वर्क। व्हाट इज dw? छोटा सा वर्क। छोटा सा वर्क क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी छोटा सा है, और जब बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क भी बड़ा हो जाएगा। तो जब हम इस dw को इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें नेट वर्क डन मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, f डॉट dr, r इनिशियल से r फाइनल, ये है नेट वर्क डन। तो अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क होगा, पहले आप dw निकालिए, dw मतलब छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालिए और इस वर्क को इंटीग्रेट करिए तो बड़े डिस्प्लेसमेंट का वर्क आएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और ये बड़े डिस्प्लेसमेंट का वर्क जल्दी से कॉपी पे नोट करो। वीडियो पॉज करो, अच्छी राइटिंग में नोट करना, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लो और इसको बॉक्स के अंदर रख लो। तो अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपको वर्क कैसे निकालना पड़ेगा? सबसे पहले छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क लेना है, dw लेना है, और छोटे डिस्प्लेसमेंट के वर्क को इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो बड़े डिस्प्लेसमेंट का वर्क आएगा। और इंटीग्रेशन पे लिमिट्स लगाते हैं, तो लिमिट्स कहां से कहां तक? इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर तक की लिमिट आप लगाओगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करना आपको सिखाया गया है, तो बस इंटीग्रेशन करिए, वर्क आपको मिल जाएगा। जल्दी से नोट करो फेयर कॉपी पे। आइए अब हम एक स्पेशल केस लेते हैं।
हम एक स्पेशल केस लेते हैं, और स्पेशल केस क्या ले रहे हैं? स्पेशल केस हम लोग ये ले रहे हैं कि जिस फोर्स का वर्क ले रहे हैं वो फोर्स हमारा कांस्टेंट है। तो एज एन स्पेशल केस वी आर टेकिंग वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो अगर ये जो फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से वर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो जो फोर्स है हमारा, अगर वो फोर्स कांस्टेंट हो। अब मैं पहले तो एक बात ये बताता हूं बच्चों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब मैं कह रहा हूं कि फोर्स कांस्टेंट है यानी कि वेक्टर कांस्टेंट है, तो वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। वेक्टर कांस्टेंट तभी होगा जब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब कहा जा रहा है फोर्स कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों में से कोई एक बदलना शुरू हो जाए, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि फोर्स कांस्टेंट है, फिर हम कहेंगे कि फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब बदल रहा है। तो स्पेशल केस ये लिया जा रहा है कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सो इफ अगर हमारा फोर्स F, ये जो फोर्स है हमारा, रिमेन्स कांस्टेंट, तो अगर ये जो हमारा फोर्स है ये फोर्स कांस्टेंट बना रहे, तो इफ force F remains constant, then work done, then net work done by force F is। तो अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट बना रहे, और फिर से बता रहा हूं, फोर्स कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि जब कांस्टेंट देखना है तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही देखते हैं, डायरेक्शन को देखना छोड़ देते हैं कांस्टेंट देखने के बाद। अगर मैग्नीट्यूड फिक्स है तो बच्चे डिक्लेयर कर देते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है। ये गलत बात है। सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना काफी नहीं है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को अगर कांस्टेंट कह रहे हो तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहना चाहिए, डायरेक्शन भी फिक्स रहना चाहिए। तो जब आप कह रहे हैं फोर्स कांस्टेंट, तो ध्यान दीजिए क्या उसका डायरेक्शन भी फिक्स है? अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम फोर्स को कांस्टेंट नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे फोर्स इज वेरिएबल। तो अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट रहा तो ये स्पेशल केस है, मतलब ऐसा अक्सर होता नहीं है। जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो जरूरत के हिसाब से बीच बीच में फोर्स को बढ़ाते हैं, फिर जरूरत के हिसाब से बीच बीच में फोर्स को कम भी करते हैं, डायरेक्शन भी फोर्स का बदलते हैं। तो नॉर्मली जो फोर्स लग रहा है बॉडी पर, वो फोर्स कांस्टेंट होता है ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मली फोर्स का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एज एन स्पेशल केस अगर हम देखें, अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट बना रहता है तो कितना वर्क होगा, चलिए देखते हैं। तो इफ फोर्स F remains constant, then net work done by force F is, तो नेट वर्क डन W, अभी हमने सीखा है W इज इंटीग्रेशन dW, दैट इज इंटीग्रेशन F डॉट dr, और इसमें लिमिट लगा रहे हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर तक। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये तो हमने जस्ट अभी सीखा है, और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा।
तो ये जो कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो फोर्स बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी आर इनिशियल से आर फाइनल इसकी लिमिट है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो हमने फोर्स को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाल दिया? क्योंकि हम स्पेशल केस ले रहे हैं। स्पेशल केस फोर्स कांस्टेंट रहा तो क्या होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर फोर्स कांस्टेंट बना रहता है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए हमने बाहर निकाल लिया। अब देखो फोर्स को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया है, सो W इज इक्वल टू फोर्स बाहर आ गया डॉट इंटीग्रेशन डी आर। तो इंटीग्रेशन डी आर होता है R, और R का मतलब R इनिशियल से R फाइनल तक। R इनिशियल से R फाइनल तक। और ये जो R है इसकी लिमिट लगा देते हैं। तो इसकी जो लिमिट लगेगी F डॉट R फाइनल माइनस R इनिशियल। एंड आई होप आप लोगों को याद होगा ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये बेसिकली चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। सो W इज F डॉट डेल्टा R। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है दिस इज डेल्टा R, और डेल्टा R मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S वेक्टर का सिंबल भी दे चुके हैं, तो वही सिंबल यहां दे रहे हैं, और W इक्वल टू F डॉट S वेक्टर। ये है कांस्टेंट फोर्स की वजह से होने वाला वर्क, कांस्टेंट फोर्स की वजह से होने वाला वर्क। और एक बार फिर से बता रहा हूं कि जब कहा जा रहा है फोर्स कांस्टेंट तो दोनों बातों पे ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड पे भी ध्यान देना है, डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है। फोर्स कांस्टेंट होगा तभी जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट बना रहे और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट बना रहे। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क निकालना बहुत आसान है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनो। क्वेश्चन करते समय आपको इस तरह से सोचना होगा। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन में आपसे कहा जाए वर्क फाइंड करो, ठीक है, तो अगर आपको वर्क फाइंड करना है तो सबसे पहले ये देखना है कौन से फोर्स का वर्क। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो वर्क हम फाइंड कर रहे हैं ये कौन से फोर्स का वर्क है, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पता लगेगा कि जो वर्क हम निकाल रहे हैं ये वर्क आखिर कौन से फोर्स की वजह से हो रहा है। फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, या किसी और फोर्स की वजह से हो रहा है। जिस भी फोर्स का वर्क निकालना है सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि जो वर्क आप फाइंड करने जा रहे हो ये वर्क कौन से फोर्स की वजह से हुआ है। फिर स्टेप 2, जिस फोर्स की वजह से वर्क हुआ है आपको देखना है कि क्या वो फोर्स कांस्टेंट है या फिर वो कांस्टेंट नहीं है। आपको ये देखना है कि जो फोर्स है क्या वो फोर्स कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है। और जब आप कहते हो कि फोर्स कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तब तो बच्चों वर्क निकालना बिल्कुल आसान है। आपको ये देखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है और टोटल डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तो आपको ध्यान देना है
कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट के साथ अपने फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, वर्क आ जाएगा। यानी अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क निकालना बिल्कुल आसान काम है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करो, वर्क आ गया, झंझट खत्म। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट है तो अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, और जब कहा जा रहा है कांस्टेंट नहीं है यानी चेंज हो रहा है। अब चेंज क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे? तो अगर आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट साइमली छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, बिल्कुल नन्हा सा डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, बड़ा डिस्प्लेसमेंट एक साथ नहीं लेंगे। पहले छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। कितना छोटा? इनफाइनाइट साइमली छोटा। उस इनफाइनाइट साइमली छोटे डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये आएगा छोटा सा वर्क, और छोटे से वर्क को इंटीग्रेशन करेंगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो आ जाएगा टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आ जाएगा। तो जब आपको क्वेश्चन में वर्क निकालने को कहा जाए तो प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, इस पे ध्यान दो। अगर वर्क निकालने को कहा जा रहा है तो सबसे पहला स्टेप वर्क निकालने का ये होता है। सबसे पहले ये देखो कि कौन से फोर्स का वर्क निकालना है। सबसे पहले इस बात पे ध्यान दो, वर्क कौन से फोर्स का। फिर जो फोर्स है वो कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है आपका फोर्स, अगर कांस्टेंट है तो तब तो कोई झंझट ही नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, वर्क आ गया। लेकिन अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर आपका फोर्स बदल रहा है, चाहे मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, चाहे डायरेक्शन बदल रहा हो, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है एक बार में। सबसे पहले बिल्कुल नन्हा सा डिस्प्लेसमेंट लेना है, बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना है। उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क लेना है, फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करो छोटे से डिस्प्लेसमेंट को, फोर्स और छोटे से डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा वर्क, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क। और छोटे से डिस्प्लेसमेंट का जो वर्क है उसको फिर आप इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोसीजर ये फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये देखो फोर्स कौन सा, किस फोर्स का वर्क बताने जा रहे हो। दूसरी बात ये देखनी है फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं। अगर कांस्टेंट फोर्स है तब तो बल्ले बल्ले, सीधे के सीधे टोटल डिस्प्लेसमेंट को लेकर फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, आंसर आ गया। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। फिर अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो सबसे पहले इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लोगे, इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क मिलेगा। आई होप कि आपको वर्क कैसे निकालना है आज के सेशन में ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा कि वर्क को निकाला कैसे जाता है, और वर्क के बारे में और भी कुछ बातें अगले सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके स्पेशल केस को फेयर कॉपी पे नोट कर लो अच्छी हैंडराइटिंग में। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।